आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाली हैं जो पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही है और काफी काफी चिंताजनक है। वहां से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें लगातार बढ़ रही हैं और हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसने न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो एक भयावह तस्वीर दिखाती हैं। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक अकेली घटना है या किसी बड़े और खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। और ये भी कि कैसे इस एक घटना की गूंज भारत तक पहुंची। हाँ, और एक पूरे समुदाय को खड़ा कर दिया। बिल्कुल। इस पूरे मामले को समझने के लिए इसे कई परतों में देखना होगा। सबसे ऊपरी परत है दीपू चंद्रदास नाम के एक नौजवान की क्रूर हत्या। उसके नीचे की परत है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बढ़ता हुआ डर और अविश्वास। और सबसे गहरी परत है इसका भारत बांग्लादेश के रिश्तों और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाला असर। आज की चर्चा में हम इन तीनों परतों को एक एक करके खोलेंगे और देखेंगे कि इस कहानी के असल मायने क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल से शुरू करते हैं जिसमें ये सब कुछ हुआ। हाँ बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं और आदिवासियों पर हमलों की खबरें आ रही हैं। ये खबरें लगातार आ रही हैं। कहीं घर जलाए जा रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है और कुछ मामलों में तो हत्याएं भी हुई हैं। मतलब एक अजीब सा तनाव और डर का माहौल है। और यहीं पर कहानी का पहला विरोधाभास सामने आता है। क्या? मानवाधिकार संगठन और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो इसे लक्षित हिंसा यानी टारगेटेड वायलेंस कह रहे हैं। अच्छा। उनका मानना है कि ये हमले अचानक नहीं हो रहे, बल्कि एक खास समुदाय को डराने, उनकी जमीन हड़पने या उन्हें वहां से भगाने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और सरकार का क्या कहना है इस पर? वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार का जो आधिकारिक पक्ष है वो ये है कि ये एक कानून व्यवस्था का मुद्दा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर इश्यू। इन दोनों नजरियों में तो जमीन आसमान का फर्क है। इसे थोड़ा और साफ करेंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए, जब सरकार इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा कहती है तो इसका मतलब है कि वो इसे कुछ अपराधियों द्वारा की गई एक अलग थलग घटना मान रही है, जैसे चोरी या डकैती। बिल्कुल। उनका कहना है कि हम अपराधियों को पकड़ लेंगे और मामला खत्म। लेकिन जब मानवाधिकार संगठन इसे लक्षित हिंसा कहते हैं तो उनका कहना है कि ये अपराध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक पूरे समुदाय को संदेश देने के लिए किया गया है। इसका मकसद डर पैदा करना है। तो सरकार के लिए इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा कहना ज्यादा आसान है राजनीतिक तौर पर। एकदम सही, क्योंकि लक्षित हिंसा मानने का मतलब ये स्वीकार करना होगा कि राज्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में नाकाम रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत अहम बात है और शायद इसी तनाव भरे माहौल का नतीजा थी वो घटना जो 18 दिसंबर 2025 को हुई। एक ऐसी घटना जिसने सारी हदें पार कर दी। दीपू चंद्रदास का मामला। हाँ, दीपू चंद्रदास सिर्फ 25 से 27 साल का एक नौजवान मैमन सिंह जिले के भालूका में स्क्वायर मास्टरबाड़ी इलाके की एक कपड़ा फैक्ट्री पायोनियर नेट कंपोजिट में काम करता था। मतलब एक आम इंसान जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा था। बिल्कुल। और उसकी कहानी इस पूरी त्रासदी का चेहरा बन गई है। उनके साथ जो हुआ उसे बयान करना भी मुश्किल है। रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के मुताबिक एक दिन अचानक फैक्ट्री के बाहर एक विशाल भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने दीपू पर हमला कर दिया। उन्हें घेर कर लाठियों और लोहे की रॉड से इतनी बेरहमी से पीटा गया कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो शायद नफरत के एक बिल्कुल अलग ही स्तर को दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। हत्या के बाद भीड़ ने उनके शव को पास के एक पेड़ से बांधा और आग लगा दी। हे भगवान! कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि जले हुए सिर और धड़ को बाहर लटका दिया गया था। ये कोई सामान्य गुस्सा नहीं था, ये एक प्रदर्शन था, एक सार्वजनिक संदेश देने की कोशिश थी। संदेश? कैसा संदेश? संदेश ये था कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें कानून का कोई डर नहीं है। इसका मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को मारना नहीं, बल्कि उस जैसे हजारों लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना था। अविश्वसनीय है। आखिर इतनी भयानक नफरत, इतनी क्रूरता आई कहां से? किस बात पर भीड़ इतनी पागल हो गई? और यहीं पर यह मामला और भी पेचीदा और खतरनाक हो जाता है। शुरुआती खबरों और पुलिस के बयानों के मुताबिक भीड़ को यह कहकर भड़काया गया था कि दीपू ने किसी धर्म के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी की है, यानी ईशनिंदा का आरोप।
हाँ, ईशनिंदा का आरोप। और ये आरोप एक चिंगारी की तरह फैला और उसने पूरी फैक्ट्री और आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन क्या इस आरोप में कोई सच्चाई थी? क्या किसी ने इसकी जांच करने की कोशिश की? या बस आरोप लगाया और भीड़ ने खुद को जज, जूरी और जल्लाद मान लिया? हाँ, बिल्कुल यही सवाल। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि जब बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी ने इस मामले की जांच शुरू की तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आरएबी? हाँ, यहाँ श्रोताओं को बता दें कि आरएबी बांग्लादेश की एक एलीट एंटी क्राइम और एंटी टेररिज्म यूनिट है जो ऐसे गंभीर मामलों की जांच करती है। अच्छा। आरएबी ने अपनी शुरुआती जांच के बाद साफ कहा कि उन्हें ऐसा कोई भी सीधा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि दीपू ने वाकई ऐसी कोई टिप्पणी की थी। कोई सबूत नहीं? मतलब कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कोई भरोसेमंद गवाह नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है कि एक बेबुनियाद अफवाह के आधार पर एक इंसान को मार डाला गया और जला दिया गया। यही तो है। ये तो बेहद चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि वहाँ कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा किस हद तक खत्म हो चुका है। यही इस पैटर्न का सबसे खतरनाक पहलू है। दक्षिण एशिया में ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जहां ईशनिंदा या धर्म के अपमान का आरोप किसी को भी निशाना बनाने का सबसे आसान हथियार बन गया है। आपको सबूत की जरूरत नहीं, आपको अदालत की जरूरत नहीं, बस एक अफवाह काफी है भीड़ को इकट्ठा करने और किसी की जान लेने के लिए। ये भीड़ का न्याय है जो असल में अन्याय का सबसे बर्बर रूप है। ये उस सामाजिक अनुबंध को तोड़ देता है। बिल्कुल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, जहां नागरिक अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य को सौंपता है। यहां राज्य कहीं नजर ही नहीं आया। और इस आग की लपटें सिर्फ बांग्लादेश के भालुका तक ही सीमित नहीं रही। इनकी तपिश हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी महसूस की गई, खासकर भारत के उत्तर पूर्व में। हाँ, और यहीं से इस कहानी का अंतर्राष्ट्रीय पहलू शुरू होता है। भारत का नागा समुदाय। ये समझना जरूरी है कि नागा समुदाय की पहचान सिर्फ भारत की राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। अच्छा। उनकी जड़ें, उनकी संस्कृति और उनके लोग सीमा के उस पार म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी फैले हुए हैं, खासकर चटगांव हिल ट्रैक्ट्स जैसे इलाकों में। और ये आदिवासी समुदाय अक्सर ईसाई भी होते हैं। तो जब बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की खबरें आईं, और खासकर जब ये पता चला कि उनमें आदिवासी और ईसाई समुदाय भी निशाने पर हैं, तो भारत में नागा संगठनों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। उनका मानना था कि ये सिर्फ दीपू चंद्र दास की हत्या का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि ये बांग्लादेश में बचे खुचे आदिवासी और ईसाई समुदायों को खत्म करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इसी के जवाब में नागालैंड की कई प्रभावशाली संस्थाओं और नागरिक समाज समूहों ने मिलकर एक बहुत सख्त बयान जारी किया। हाँ, और ये कोई डिप्लोमेटिक अपील नहीं थी, ये एक साफ चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में उनके आदिवासी और ईसाई भाइयों पर हो रहे जुल्म को वो और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस चेतावनी में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर बांग्लादेश सरकार ने इन हमलों को तुरंत नहीं रोका और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की तो वे इस मुद्दे को चुपचाप नहीं देखेंगे। तो वो क्या करेंगे? वे इसे संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएंगे और पूरी दुनिया के सामने बांग्लादेश को बेनकाब करेंगे। और उन्होंने भारत सरकार से भी कुछ कहा? हाँ, उन्होंने भारत सरकार से भी मांग की कि वो अपनी चुप्पी तोड़े और बांग्लादेश पर राजनयिक दबाव बनाए ताकि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो सके। ये एक बहुत बड़ा कदम है। जब कोई समुदाय इस तरह से सीमा पार अपने लोगों के लिए आवाज उठाता है तो ये एक स्थानीय मुद्दे को तुरंत एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना देता है। हाँ, इसने दिल्ली और ढाका दोनों की सरकारों को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया होगा। बिल्कुल, इसने मामले को बहुत संवेदनशील बना दिया। अब ये सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं रह गया था, अब इसमें भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध भी दांव पर लग गए थे। भारत सरकार के लिए एक तरफ तो अपने सहयोगी के साथ रिश्ते बनाए रखने की चुनौती, और दूसरी तरफ अपने ही देश के नागरिकों की भावनाओं और उनकी मांगों का सम्मान करने का दबाव था। तो इस बढ़ते दबाव के बाद सरकारों ने कुछ किया? बांग्लादेश और भारत दोनों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? हाँ, प्रतिक्रियाएं आई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर जब चौतरफा दबाव पड़ा तो उन्होंने इस भीड़ की हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि देश में ऐसी बर्बरता के लिए कोई जगह नहीं है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और सिर्फ बयानबाजी नहीं हुई, एक्शन भी लिया गया। अच्छा, क्या एक्शन लिया गया? और भारत में इसका क्या असर हुआ? राजनीतिक गलियारों में इस पर कोई हलचल हुई? भारत में भी इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर
जैसे कई प्रमुख नेताओं ने इस लिंचिंग की सार्वजनिक रूप से निंदा की। उन्होंने इसे मानवता पर धब्बा बताया। और बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और न्याय की मांग की। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर भी यह मामला काफी गरमाया रहा। और भारत सरकार का आधिकारिक रुख क्या रहा? भारत सरकार ने, जैसा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में अक्सर होता है, बहुत सधा हुआ और राजनयिक रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय की ओर से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। मतलब पर्दे के पीछे बातचीत हुई होगी। निश्चित रूप से ढाका तक नई दिल्ली की चिंताएं पहुंचाई गई होंगी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने से बचा गया, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में कोई कड़वाहट ना आए। ये बात तो समझ आती है। हाँ, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत गहरे आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्ते हैं, जिन्हें कोई भी पक्ष खतरे में नहीं डालना चाहता। तो कुल मिलाकर ये मामला एक परीक्षा बन गया है। बांग्लादेश के लिए ये अपने ही देश में कानून का शासन स्थापित करने की परीक्षा है, और भारत के लिए ये कूटनीति और अपने लोगों की भावनाओं के बीच संतुलन साधने की परीक्षा है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि आज की जुड़ी हुई दुनिया में किसी एक देश की एक घटना सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती, उसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है। ये मामला अब इस सवाल पर आकर टिक गया है कि क्या दीपू दास और उनके जैसे अनगिनत दूसरे पीड़ितों को कभी न्याय मिल पाएगा, या क्या सरकारें सिर्फ तात्कालिक दबाव में कार्रवाई करती हैं, या वे उस गहरी बीमारी का इलाज करने के लिए भी तैयार हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने एक बहुत ही जटिल और दुखद कहानी की परतों को खोला। एक तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की एक व्यापक और चिंताजनक तस्वीर है, जहां सरकार और मानवाधिकार संगठनों के नजरिए में भारी अंतर है। और दूसरी तरफ दीपू चंद्र दास का एक व्यक्तिगत और क्रूर मामला है, जो इस बड़ी समस्या का भयानक चेहरा बन गया है। एक ऐसा मामला जहां सिर्फ एक अनवेरिफाइड आरोप और अफवाह के दम पर एक भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और एक बेगुनाह की जान ले ली। ये पूरी बातचीत हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि जब समाज में भरोसा टूट जाता है और लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं, तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। ये किसी भी समाज के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। और ये अपने पीछे एक गहरा और असुविधाजनक सवाल भी छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? कि जब कोई समुदाय, जैसे कि नागा समुदाय, राजनीतिक सीमाओं के आर पार फैला हो और एक देश में खुद को खतरे में और असुरक्षित महसूस करे, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी असल में किसकी बनती है? क्या ये सिर्फ उस देश की जिम्मेदारी है जिसमें वे अल्पसंख्यक के तौर पर रह रहे हैं, या ये उस पड़ोसी देश की भी जिम्मेदारी बन जाती है जहां वे बहुसंख्यक हैं? या फिर ये एक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवेक का प्रश्न बन जाता है, जिसे हम सब